तेलंगाना पायदार तरक्की के लिए आलमी शराकत दारी कायम कर रहा है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना औम तासीस 2025 के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जापान के कंटाक्यूशो शहर के मेयर काज़ुहिसा ताकीओची की क़यादत में वफ़द से मुलाकात की। इस मौके पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइक्लिंग जैसे अहम शोबों में ताउन के लिए हुकूमत तेलंगाना और कंटाक्यूशो सिटी के दरमियान मुफ़ाहमत की याददाश्त माओ पर दस्तखत हुए। वज़ीर आला ने कहा कि जापान के दौरे के दौरान कंटाक्यूशो का इको टाउन मॉडल उन्हें बेहद मुतासिर किया और अब हैदराबाद में ऐसा ही मॉडल नाफिज करने की मंसूबाबंदी जारी है। ये शराकत दारी सर्कुलर इकानॉमी, ज़ीरो इमिशन मंसूबों और शहरी तरक्की की बुनियाद रखेगी। मूसा नदी की तजदीद, नौजवानों के लिए महारत की तरबियत और जापानी ज़ुबान की तालीम जैसे इक़दामात भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आला ने हैदराबाद और कंटाक्यूशो के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने की कोशिशों का भी जिक्र किया और दोनों इलाकों के दरमियान देरपा दोस्ती की उम्मीद जाहिर की। तेलंगाना यौम तासीस 2025 के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की तरक्की और मुस्तकबिल के मंसूबों का खाका पेश किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, किसानों को कर्ज मुआफ़ी और मुफ्त बिजली की फराहमी पर तवज्जो दी है। तालीम और सेहत के शोबों में भी नुमायाँ बेहतरी लाई गई है। ख़वातीन कारोबारियों के लिए बग़ैर सूद कर्ज़े और रोज़गार के मौक़े में इजाफ़ा हुकूमत की अहम कामयाबियाँ हैं। तेलंगाना राइजिंग 2047 मंसूबे के तहत रियासत को 2035 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का हदफ रखा गया है। वज़ीर आला ने शफ़ाफ़ हुक्मरानी और हर तबके की शमूलियत पर जोर दिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि इन अहदाफ के हुसूल के लिए हुकूमत का भरपूर साथ दें। तेलंगाना का मकसद अगले 10 सालों में $1 ट्रिलियन की मईशत बनना और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत हासिल करना है, जबकि मुल्क का हदफ $30 ट्रिलियन की मईशत बनना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने औम तासीस की तकरीबात में ये बड़े इक्तिसादी विजन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की सिर्फ 2.5% आबादी के बावजूद 5% कौमी GDP में हिस्सा डालता है। हमारा हदफ है कि 2047 तक इस हिस्सा को दुगना करके 10% किया जाए। ये विजन तेलंगाना राइजिंग 2047 मंसूबे का अहम हिस्सा है जो इक्तिसादी और समाजी तब्दीली के लिए है। वज़ीर आला ने शमूलियती तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर की तौसी और जिद्दत पर मबनी तरक्की पर जोर दिया। उनका कहना था कि इस मकसद के हुसूल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। Ibrahimpatnam, S. Suresh Arai is the contingent commander. Shri Syed Basha is the commandant of this unit. We can see the contingents waiting for the arrival of the inspection vehicle. A close deco of Honorable Chief Minister. Today is the day and date they would also register forever. Third contingent, that is 12th Battalion. The contingent commander is V. Tirupati, Reserve Inspector. इंस्पेक्शन वाहन 4th कंटिजेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए SPF हैदराबाद, जिसके कंटिजेंट कमांडर है श्री B. Raju, Inspector. Slowly, beautifully glides the inspection vehicle. There we have the media vehicle trying its best to capture every second, not to miss a second of the historic moment. భాగంగానే తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 అనే ఒక పాలసీ డాక్యుమెంట్ను, ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్ను తీసుకురావడం ద్వారా ప్రపంచంతో పోటీ పడాలి అని ఈ రోజు మనం నిర్ణయించుకున్నాం. అందుకే 2047 నాటికి భారతదేశం $30 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి చేరాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నది, లక్ష్యం పెట్టుకొని పని చేస్తున్నది. మరి భారతదేశం ప్రభుత్వం $30 ట్రిలియన్ ఎకానమీని ఈ రోజు దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రణాళికలు చేసుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందులో భాగస్వామి కావాలి, అగ్రభాగాన నిలబడాలి అని తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 పాలసీ డాక్యుమెంట్ తీసుకొచ్చినాం. అందుకే ఈ రోజు పరిశ్రమల కోసం, వ్యాపార సంస్థల కోసం, విద్యా ఉపాధి అవకాశాల కోసం అన్ని రకాలను మనం ఈ రోజు అన్ని రకాల పాలసీలను తెచ్చుకోవడమే కాకుండా ఎనర్జీ పాలసీ, టూరిజం పాలసీ, ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ, అదే విధంగా హెల్త్ పాలసీ, ఇట్లాంటి పాలసీలన్నీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మధ్యనే ప్రజలకు పరిచయం చేయడం జరిగింది. ఈ పాలసీలన్నిటిని కలిపితే
తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 తద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచంతో పోటీ పడే విధంగా తీర్చిదిద్దాలన్నదే మా ఆలోచన. అందులో భాగంగా రాబోయే 10 సంవత్సరాలలో తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క ఆదాయాన్ని $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా మార్చి అదే విధంగా 2047 నాటికి దేశం $30 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి చేరాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా మారాలి అని ఈ రోజు లక్ష్యం పెట్టుకొని तेलंगाना भून में रियासती ओम तासीस की तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज कौमी परचम की इफ्तिताही तकरीब से हुआ। साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। सबीता इंदिरा रेड्डी और दीगर BRS रहनुमाओं ने भी हिस्सा लिया। तकरीब में तमाम शुरका ने रियासत की तरक्की और यकजहती का अहद किया। ये जश्न रियासत की खुद मुख्तारी और शनाख्त की अलामत है। तकरीब में अवामी और सियासी हलकों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फोन राइट ओके 2001 में 4 करोड़ तेलंगाना के लोगों के लिए KCR ने खुद मुख्तार रियासत के हुसूल का ख्वाब देखा। उन्होंने महात्मा गांधी, अम्बेडकर, मार्टिन लूथर किंग जैसे अजीम रहनुमाओं की तहरीक से मुतासिर होकर अवाम को यकजा किया। KCR ने एक अजीम जिदोजहद की क़यादत की जिसे नामुमकिन समझा जाता था। दिल्ली की तरफ से रोड़े अटकाए जाने के बावजूद उन्होंने 4 करोड़ तेलंगाना के लोगों के ख्वाब को हकीकत में बदला। KTR ने कहा कि ये जिदोजहद तमाम अवाम को मुत्तहिद करने का समर है। ये रियासत की खुद मुख्तारी की मिसाल है जिसे KCR ने पाया तकमील तक पहुंचाया। तेलंगाना की कामयाबी में उनकी मेहनत और अज़्म को हमेशा याद रखा जाएगा। 2001వ సంవత్సరంలో ఒక బక్కపలుచని మనిషి ఒక కలగన్నాడు. ఆ కల తన కోసం కాదు, 4 కోట్ల మంది తన ప్రజల కోసం కన్నాడు. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడిన మహాత్ముడి స్ఫూర్తిగా, అదేవిధంగా బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు అని చెప్పిన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ స్ఫూర్తిగా, ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ అని గర్జించిన మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ స్ఫూర్తిగా ఆనాడు చిమ్మ చీకట్లలో ఒకే ఒక్కడుగా బయలుదేరి ఉద్యమ బాట నుండి నేను తప్పుకుంటే నన్ను రాళ్లతో కొట్టి చంపండి అను పిలుపునిచ్చిన ఒక నాయకుడు KCR. శూన్యం నుండి సునామీ సృష్టించి 14 ఏళ్లలో తెలంగాణ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ అనే పరిస్థితి నుండి ఎట్లా కాదు పాసిబుల్ అనే పరిస్థితి చేసి చివరికి ఢిల్లీ మెడలు వంచి తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు KCR. ఆనాడు KCR గారి పిలుపు మేరకు సకల జనులు ఏకమై అపూర్వ పోరాట సన్నివేశాలను ఆవిష్కరించి స్వరాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. ఆ ఉద్యమంలో ప్రవాస తెలంగాణ బిడ్డలు, వివిధ సంఘాలు కదం దొక్కారు. వివిధ हरीश राव ने हुक्काम को सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि कुछ अफसरान KTR के कहने पर हद से ज्यादा जोश दिखा रहे हैं। BRS कारकुनों को हरासा करना, उन पर झूठे मुकदमात डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अफसरान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम उनके नाम रेड बाक में दर्ज करेंगे। वक्त आने पर उन्हें जरूर सबक सिखाया जाएगा। जुल्म और जानिबदारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। KTR గారు కూడా చెప్పి ఉన్నారు, ఎవడెవడైతే అధికారులు ఇయాల ఎక్సెస్ గా ప్రవర్తిస్తున్నారో మనం కూడా తప్పకుండా రెడ్ బుక్ లో రాసి పెట్టండి, వాళ్ళకు తగిన గుణపాఠం చెప్తాం. అనవసరంగా అన్యాయంగా మా BRS కార్యకర్తల్ని వేధించిన, అక్రమ కేసులు పెట్టిన దానికి తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు. కొందరు అధికారులు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శిస్తున్నారు. అతిగా ఉన్నాయి లేని పెట్టి కేసులు పెట్టి ఇయాల ప్రభుత్వంతోని మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తెలుసు మాకు ఏ అధికారి ఎక్సెస్ చేస్తుండో, ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారో అన్నీ తెలుసు మాకు. అన్నీ కూడా గమనిస్తున్నాం జాగ్రత్తగా. బిడ్డ జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి నేను అధికారులందరినీ కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నా.
साबिक वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने हरीश राव के साथ अपनी तहरीक के दिनों की यादें ताज़ा की। उन्होंने कहा कि एक दिन रात 10 बजे धरने के लिए वो हमारे घर आया था। जब हमने कहा कि खाना खा लो तो इसने जवाब दिया कि मैं अपना डब्बा खुद लाया हूं। वो गेट के पास बैठकर खाना खाता था। बहुत सादगी से तहरीक के दौरान हरीश राव की कुर्बानियों और अज़्म को वो कभी नहीं भूल सकती। ऐसे लीडरों की मेहनत से ही तहरीक को कामयाबी मिली। इन लम्हों की याद आज भी दिल को छू जाती है। ఇక హరీష్ రావు గారు అయితే మైక్ పట్టుకుంటే నన్ను తిడుతుండే. మాకు హోమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చున్నారు, నెత్తి మీద టోపీ లేదు, చేతిలో లాఠీ లేదు అని తిడుతుండేమో అంటే మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి అక్క ఎట్లన్నా కానీ ఇట్లా ఉద్యమం నడిపిస్తున్నాం చూడు, జర చూసుకో అని చెప్తుండే నాకు. సో నిజంగా సంతోషం అనిపించేది. ఆ తిట్టులో కూడా నాకు ప్రేమ కనిపించేది. ఎందుకంటే నా తమ్ముళ్ళు నన్ను తిడుతున్నారు, నా వాళ్ళు నన్ను తిడుతున్నారు, ఖచ్చితంగా ఉద్యమంలో విజయం సాధించాలని ఆరాటం ఉండేది. ఒకరోజు రాత్రి 10 గంటలకు వచ్చారు, దండుని వేసుకొని వచ్చాడు ఇంటికి. సరే వచ్చాడు కదా, లోపలికి వచ్చి కొంచెం కాఫీ తాగి లంచ్ టైం డిన్నర్ టైంకి వచ్చిన భోజనం చేస్తాము అంటేను, లేదక్క నా భోజనం తెచ్చుకున్న గేట్ కాడ కూర్చొని తింటా ఈరోజు నా నిరసన అన్నాడు. రాత్రి 10 గంటలకు మా ఇంటి ముందు గేట్ ముందు కూర్చొని తింటానంటాడు. తింటాను ఇక్కడే కానీ కొంచెం తొక్కుంటే పంపియక్క, కారం ఉంటే పంపి తింటాను అన్నాడు. సో అట్లా ఉద్యమం నడుస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ అనుబంధాలు ఒక్కొక్క సంఘటన గుర్తు చేసుకుంటే ప్రతి సంఘటనను కూడా ఉద్యమానికి అనుకూలంగా మర్చుకున్నారు కేసీఆర్. तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन दिल राजू ने कौमी परचम लहराया। ये तकरीब समाचार भून मुस्तैद टैंक में मुनक़िद हुई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। दिल राजू ने इस मौके पर रियासत की तरक्की और फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ पर जोर दिया। उन्होंने तेलंगाना के फ़नकारों की मेहनत और ख़िदमात को सराहा। ये दिन रियासत की शनाख्त और ख़ुद मुख्तारी की अलामत के तौर पर मनाया गया। MLA राजा सिंह को एक बार फिर जान से मारने की धमकियां मौसूल हुईं। राजा सिंह ने बताया कि फ़ोन कॉल्स के ज़रिए उन्हें और उनके ख़ानदान को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बुज़दिलाना हरकतें उन्हें डरा नहीं सकती। राजा सिंह ने धमकियां देने वालों को सख्त वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करें। पुलिस से भी इस मामले की मुकम्मल छानबीन करने की अपील की गई है। ये वाक़या रियासत भर में तशवीश का बाइस बना है। IAS अफसर अलगो वरिश्नी के खिलाफ कौमी SC कमीशन ने सख्त कार्रवाई की खबरदार दी है। कौमी SC कमीशन ने SC गुरुकुल के तलबा के खिलाफ गैर मुनासिब बयानात देने पर फौरी वजाहत तलब की है। SC गुरुकुल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और रियासती DGP को भी नोटिस जारी किए गए हैं। कमीशन ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट न दी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अक़दाम तलबा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके साथ नाइंसाफ़ी रोकने के लिए उठाया गया है। कौमी SC कमीशन ने हुकूमत को हिदायत दी है कि मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात करें। कमीशन ने अफसरान को हिदायत दी कि वो हसासियत के साथ मामलात को संभालें। साइबराबाद पुलिस ने 3 जून से 13 जून 2025 तक SSC सप्लीमेंट्री इम्तिहानी मराकिज़ के करीब इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी इम्तिहानी मराकिज़ के 200 मीटर के दायरे में 5 या इससे ज़्यादा अफराद के जमा होने पर लागू होगी। इसी तरह फोटो कापी और इंटरनेट सेंटर्स को भी इम्तिहानी मराकिज़ के 100 मीटर के अंदर बंद रखने का हुक्म दिया गया है। ये हुक्म सेक्शन 163 BNSS के तहत जारी किया गया है ताकि अमन आमा कायम रहे और इम्तिहानात में खलल न पड़े। पुलिस, फौज, होमगार्ड्स, तालीमी अमले और जनाजों को इस हुक्म से इस्तिस्ना हासिल है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पाबंदियां 3 जून सुबह 6 बजे से 13 जून शाम 6 बजे तक नाफिज अल-अमल रहेंगी। आंध्र प्रदेश के जिला नंदयाल में खौफनाक सड़क हादसा। नंद्याकोटिकोर हाईवे पर नशे में धत टुप्पर ड्राइवर ने काबू खोकर मुखालिफ समत से आ रही बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार एला गौड और रहमान शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने हादसे की वजह शराब नोशी करार दी। बच्चा है सुंधूरा रेस्टोरेंट
किरमान घाट में खाने से लोहे का टुकड़ा बरामद होने का चौंका देने वाला वाकया पेश आया। पुरअमन खाने का लम्हा अचानक खौफनाक तजर्बा बन गया जब ग्राहकों को खाने में लोहे का टुकड़ा मिला। इंतजामिया से शिकायत करने पर गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह रवैया इख्तियार किया गया। होटल के अमले का गैर संजीदा बर्ताव ग्राहकों को मजीद गुस्सा दिलाने का सबब बना। ये वाकया ग्राहकों के लिए निहायत परेशान कुन और नाकाबिले कबूल था। मुतासिरा अफराद अब मुतल्लिका हुक्काम से सख्त कार्रवाई और होटल को सेल करने का मुतालबा कर रहे हैं। सारिफीन का कहना है कि इस किस्म की गफलत को हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। No. तिरुनाल की तकरीबात के दौरान इमामा की खुशकिस्मती की दुआ करते हुए एक शख्स का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। तिरुपति के वेंकटागिर में कावामुआ तिरुनाल के मौके पर कल रात इमामा की जुलूस में शामिल शोभन बाबू अचानक बेहोश हो गया। इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। वाकया की इत्तला मिलते ही खाना और मकामी लोग गमजदा हो गए। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। शोभन बाबू की अचानक मौत ने जश्न की फिजा को सोग में बदल दिया। इलाका मकीन उनके अहल खाना के साथ तज़ियत कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव का वाकया पेश आया। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब गोरखपुर से प्रयागराज जा रही वंदे भारत ट्रेन अतरामपुर रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची। नामालूम शरपसंदों ने ट्रेन पर पथराव किया, जिससे एक खातून की सीट के शीशे पर पत्थर लगा और शीशा टूट गया। खातून अपने 2 बच्चों के साथ सफर कर रही थीं और इस वाकये से मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। ट्रेन के प्रयागराज स्टेशन पहुंचने के बाद मुतासरीन ने शिकायत दर्ज कराई। रेलवे पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हुक्काम ने शरपसंदों की शनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से प्रयागराज की ओर जा रही है कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर किसी ने फेंक के मारा और जिससे कांच टूटकर अंदर आकर किसी बच्चे को लगा। बच्ची को हल्की सी चोट आई। बीनिगलुरु के बेलंदूर इलाके में एक नौजवान खातून ने ऑटो ड्राइवर को चप्पल से मारा और बाद में मुआफ़ी मांगी। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली खातून अपनी स्कूटी पर जा रही थी कि पीछे से ऑटो ने टक्कर मार दी। इस वाकये पर गुस्से में आकर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली इस खातून ने ऑटो ड्राइवर को चप्पल से पेट दिया। ऑटो ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए खातून को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाद में ऑटो ड्राइवर और उसके अहल खाना के सामने खातून से मुआफ़ी मंगवाई। ये वाकया सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ और अवाम में बहस का मौजू बन गया। पुलिस ने अवाम से अपील की कि कानून को अपने हाथ में ना लें। वीडियो जो बना किससे पूछ के वीडियो बना रहे हैं? क्यों? किसको पूछने का? किसको पूछने का? किससे पूछ के वीडियो? किसको पूछने का? बनाएगा वीडियो? बना वीडियो। हेलो, मारो चलेगा, मारो। वीडियो बनाएगा ना? बना रहे मारो। बना वीडियो। हाँ, बना वीडियो। चल बना वीडियो। बना वीडियो। बना वीडियो। नारायण पंकज, ये यहाँ पे एक ऑटो वाला है, ये बदतमीजी करे से मेरा पैर कुचला, उसके बाद ये वीडियो बना रहे खड़े होके। हेलो जी ओके, प्लीज कम इन।
We were passing by. We were passing by, and an incident happened. It was not an intentional thing which we did. So I apologize. And I'm pregnant. I also got a joke. So that is what I was thinking, that if I got a miscarriage, so what will happen? So there's no hatred for the Kannada people or the Kannada language. We love Bangalore. We love the culture. We love the people. I apologize. Since 3 years. And we apologize. 3 साल से रह रहे हैं, हम लोग को बहुत पसंद आता है. हम लोग अपने होम टाउन जाना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे हम लोग को नहीं अच्छा लगता. Whatever has happened, हम लोग यहीं we रहते हैं. apologize. We respect every auto driver, cab driver, or BMTC driver. She is like brother. You don't feel like that. No. You come. She is like a brother and a sister. You don't feel like that. Sorry. कन्नड़ा जनಕ್ಕೆ BMW गाड़ी न मिलने पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली. सैयदीपत जिला के जुगदेवपड़ मंडल के चिटलापल गांव का रिहायशी जान 21, जो के जरी मजदूरी करता था. जान ने अपनी पढ़ाई 10वीं क्लास तक की और वालिदैन के साथ काम करता था. वो कई दिनों से वालिदैन से BMW गाड़ी खरीदने का मुतालबा कर रहा था. वालिदैन ने कहा कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं, हम तुम्हें स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दिलाएंगे. ये बात सुनकर जान शदीद ज़हनी तनाव में आ गया. बिलाखिर मैदान में जाकर कीड़े मार दवा पीकर जान दे दी. अगर पुलिस सड़क पर ही सजा दे तो इसमें गलती किया. हितनाली में पुलिस ने रोडी शीटरों और गांजा गैंग को मारा. ऐसे मुजरिमों को अदालत से पहले ही सजा दी गई. जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो तनकीद होती है. अब एक कदम आगे बढ़ाकर एक्शन लिया तो भी एतराज. वजीर दाखिला अनीता के बयानात पर अवाम शदीद नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. अवाम सवाल उठा रहे हैं कि बच्चों का रैप करने वालों, ख्वातीन को हरासा करने वालों पर यही तरीका क्यों नहीं अपनाया? फिर दलित प्रोफेसर को मारने वाले जनासीना MLA को क्यों ऐसी सजा नहीं दी गई? अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सिर्फ चुनिंदा अफराद को ही निशाना क्यों? పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా వర్క్ చేసుకోవాలి సార్? ఆలోచించాలి. పోలీస్ యాక్షన్ తీసుకోలేదు. ఏదైనా ఒక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ వేస్తే ఈ రకంగా మాట్లాడారు. అంటే నేనేమంటానంటే కొంత పని మన డిపార్ట్మెంట్ చేసుకునేవాళ్ళు. అలాగే నేను అమాయకులు ఎవరిని కూడా మీరు పెడితే నేను ఒకటే మాట్లాడుతానంటే ఎక్సీఎం ఈయన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏదైనా మాట్లాడతారు, వీటిలో ఏదో పెడుతున్నారు, రేపు కూడా వస్తారు అంటారు. నేను డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి. డాక్టర్ సుధాకర్ అనే వ్యక్తి మాస్క్ అడిగిన పాపానికి నడి రోడ్డు మీద రెక్కలు విడిచి చుక్కా ఇప్పి కొట్టిన సందర్భం మర్చిపోయారు. మరి ఆ రోజు ఎందుకు మాట్లాడలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి? ఆ రోజు అయితే బాస్ వచ్చారు అన్నారు. ఆ రోజు అయితే అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమరావతి చూడటానికి వెళ్తే బస్సు మీద రాళ్ళు ఇస్తుంటా ఉంటే ఆ రోజు ఎందుకు రాళ్ళు ఇస్తారంటే భావ స్వేచ్ఛ ప్రకటన మాట్లాడారు. అదే పోలీస్ డీసీపీ ఆఫీస్ కి పక్కనే ఉన్న एक गलत अकीदे ने हामला खातून की जान ले ली. अदलीबद जिला के बंगारगोड़ से ताल्लुक रखने वाली परवलिका की शादी 3 साल पहले महाराष्ट्र के परसंत से हुई थी. हाल ही में नए घर की तामीर शुरू की गई थी. परसंत ने यह गलत सोचा कि घर की तामीर के दौरान परवलिका का हामला होना बदकिस्मती है, इसलिए इसने परवलिका को गोली देकर हमल खत्म करने की कोशिश की. मित जताया परवलिका शदीद खूनरेजी की वजह से हस्पताल मुंतकिल की गई, जहां वो दौरान इलाज इंतकाल कर गईं. परवलिका के अहल खाना की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है. RBI ने 2000 रुपए के नोटों पर अहम ऐलान जारी किया है. RBI के मुताबिक 2000 रुपए के नोट मुकम्मल तौर पर वापस नहीं आए हैं. अभी भी अवाम के पास तकरीबन 6181 करोड़ रुपए मालियत के 2000 रुपए के नोट मौजूद हैं. RBI ने कहा है कि ये नोट मखसूस डाकखानों में तब्दील किए जा सकते हैं. अवाम से अपील की गई है कि वो जल्द अज जल्द ये नोट जमा तब्दील करवा ले. ये अक़दाम काले धन और गैर कानूनी लेन देन पर काबू पाने के लिए उठाया गया है. नोटों की वापसी का अमल जारी रहेगा जब तक तमाम नोट निज़ाम में वापस नहीं आ जाते. विराट कोहली के पब पर मुकदमा दर्ज किया गया है. बंगलोर में कोहली की मलकियत वाला 18 को मुअन
अब पुलिस के निशाने पर आया कब्बन पाक पुलिस ने अज खुद कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि रेस्टोरेंट में अलहदा स्मोकिंग एरिया मौजूद नहीं है। ये कार्रवाई कोटप्पा कानून के तहत की गई है, जो अवामी मकामात पर तंबाकू नोशी पर पाबंदी आयद करता है। कानून की खिलाफ वर्जी पर पब इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। ये वाकया सोशल मीडिया और मकामी मीडिया में भी वसी पैमाने पर ज़ेरे बहस है। जब से दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत आई है, निजी स्कूलों ने बेतहाशा फीस बढ़ाना शुरू कर दी है। वालिदैन ने तालीम के वजीर और वजीर आला से मुलाकात की, लेकिन सिर्फ झूठे वादे ही मिले। वालिदैन हाई कोर्ट भी गए, मगर अदालत ने कहा कि जब तक हुकूमत फीस में इजाफे पर कोई वाज़े पॉलिसी या कानून नहीं लाती, वो कोई हुक्म नहीं दे सकती। बीजेपी हुकूमत सिर्फ दिखावे के लिए एक बिल ला रही है। न ही इस पर वालिदैन से कोई मशवरा किया गया है और न ही हमें बताया गया कि इस बिल में किया है। ये सब अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। आतिशी आम आदमी पार्टी। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्राइवेट स्कूल्स ने बेलगाम तरीके से अपनी फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बचा जिसने 30%, 40%, 60%, 80% अपनी फीस ना बढ़ाई हो। तरह तरह के नए चार्जेस डाल दिए गए। कहीं पे एसी का चार्ज, कहीं पे स्विमिंग का चार्ज, कहीं पे एक्टिविटी क्लासेस का चार्ज। आज दिल्ली का मिडिल क्लास त्रस्त हो चुका है क्योंकि वो अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा। 40-40 डिग्री में माता पिता स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं रहा। माता पिता कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने आखिर कहा कि जब तक सरकार कोई ऑर्डर नहीं पास करती है, तब तक हम कैसे निर्देश दे सकते हैं। तो एक चीज, बेटियों के खिलाफ जराइम की ये चौंका देने वाले अदाद और शुमार मुलाहजा करें। 2022 में 18,517 मुकदमात के फैसले हुए, जिनमें सिर्फ 5,067 मुजरिम करार दिए गए और 12,062 अफराद बुरी हो गए। 2021 में 11,783 मुकदमात मुकम्मल हुए, जिनमें 3,368 अफराद को सजा हुई और 7,745 को बुरी कर दिया गया। 2020 में 9,713 मुकदमात निपटाए गए, जिनमें 3,814 को सजा मिली और 5,403 बुरी हो गए। नाबालिग बच्चियों के साथ रैप जैसे गिनावने जराइम में सजा मौत होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सजाए मौत क्यों नहीं दी जाती। ये सवाल हम सब का है और इंसाफ की यही पुकार है। ख्वातीन कांग्रेस की सदर अलसका लमा। सच्चाई लेकर आई हूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, बेनकाब करूंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। 18,000 मामले 2022 में, 18,000 मामले नहीं है, बेटियां हैं हमारी। 8,517 हमारी मासूम बेटियां हैं, बलात्कार की शिकार हैं। ये भारत में तभी कह रही हूं सुरक्षित नहीं रहा, और ये कहते हुए मुझे फख्र नहीं शर्म आ रही है। और मुझे मालूम है मेरे भारत की छवि देश और विदेश के अंदर बेटी और महिलाओं को लेकर पर्यटन के लिए आती हैं हमारी बेटियां, हमारे देश में लोग आते हैं। मुझे मालूम है इससे फर्क बहुत लोगों को पड़ने वाला है, लेकिन हम समाज का जो झूठा मान और सम्मान है, हाँ, कि चुप रहिए। क्या होगा उससे अगर बोलेंगे? आप बोलेंगे तो बदनामी होगी। बदनामी के डर से समाज नहीं बोलने देता, परिवार को चुप कर दिया जाता है। लेकिन आज ये आंकड़े बोल रहे हैं। 18,000 बेटियों में कन्विक्ट जो है कितने हुए? 5,000 कन्विक्ट होते हैं। छोड़े कितने गए? 22 में 12,000 लोग छोड़ दिए गए, बरी कर दिए गए। 2021 में 11,000 ट्रायल होते हैं, कन्विक्ट 3,000 से ऊपर लोग होते हैं, बरी 7,000 से ऊपर। 2020 ट्रायल 9,000 से ऊपर, कन्विक्ट 3,000, बरी 5,000 से ऊपर। 2019 ट्रायल 16,000 मामलों में, ये बेटियां हैं, 16,000 मामलों में कन्विक्ट 4,000 होते हैं से ऊपर, बरी 10,000 से ऊपर। यानी कि जितना कन्विक्शन नहीं है उतना बरी है। कन्विक्ट होने के बाद सजा है। आजादी 1947 के बाद 2025 तक अगर आप कहेंगे
बलात्कार और हत्या के बाद कितनी फांसियां हुई? मात्र 5 फांसियां हुई। आजादी से लेकर अब तक मात्र 5 फांसियां। एक धनंजय चटर्जी का मामला था धनंजय का, उसमें फांसी उसको हुई। उसके बाद निर्भया में 4 को अभी फांसी होती है, तो कुल 5 में। कानून तो कहता है कि रेप में